नमस्कार दोस्तों। मैं अभी सिंह चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल पर। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 10। कल हम लोगों ने सेट नंबर 9 देखा था। सेट नंबर 9 में प्रीवियस ईयर आए थे, सेट नंबर 10 में भी प्रीवियस ईयर आएंगे। अब देख लीजिए, BSSC 10+2 जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहाँ भी देख लीजिए आप, BSSC 10+2 ये वो प्रारंभिक परीक्षा था का प्री का था, ये मुख्य परीक्षा मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है। और हम लोग को जो दिख रहा है शुरुआती में रीजनिंग और मैथ है। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अभी तक कुल 9 सेट करवा दिए गए हैं। आप लोग जाके उसको देख सकते हैं, क्योंकि वो जो भी कराए गए हैं बिल्कुल ढंग से कराए गए हैं, पूरा डिटेल के साथ। आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा तो प्रीवियस ईयर आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि बोलिएगा सर पूछा हुआ क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्या हुआ कि मेरे से गलत हो गया, मेरे से सर गलत हो गया, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर करके गए नहीं थे, ध्यान नहीं दिए थे। आप वीडियो भी बना के दिए थे हर सेट का, प्रीवियस ईयर का करके टोटल, लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए, हम वो भी नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये सब ध्यान देने वाला बात है जी। ठीक है, इतना आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, नज़र आ रहा है? जहाँ तक हो सकेगा करेंगे हम लोग। ठीक है, शुरू करें, आगे बढ़ जाए। चलिए, देखिए ऐसा है, एग्ज़ाम तो होगा ही, ये फिक्स है। तो कुछ नहीं तो कम से कम डेली एक मॉक टेस्ट या डेली एक प्रीवियस ईयर ही लगा लें, है ना। तो डेली आप लोग वीडियो देखिए, उसमें कमेंट कीजिए अपना स्कोर, बताइए कि कहाँ तक पहुँचे हैं अभी आप लोग BSSC की तैयारी में। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हैं, कितना मार्क्स ला पा रहे हैं प्रीवियस ईयर में भी। तभी तो पता चलेगा कि इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करोगे इसको, है ना। क्योंकि इसी लेवल के ही आएंगे, 40 से 50%, मैक्सिमम 40 से 45% पूछती है BSSC प्रीवियस ईयर। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक क्या था, रीजनिंग और मैथ। और जो बोले जो नए लोग होंगे वो चैनल पर वो सब्सक्राइब करेंगे, और आप लोग जो देखते हैं जो अपने स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो लोग तो देखते ही हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो कुछ भी ओपिनियन देना चाहते हैं। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास में, डायरेक्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 8 क्या था कि यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल जो है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। ये इतना आपको ये करने के लिए दिया गया है कि मैंने यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल में रखा गया है किसको, हुमायूं के मकबरा का। इसका निर्माण किसने करवाया था, हमीदा बानो बेगम, मेहरुनिशा, रुकैया बेगम या जहां आरा बेगम। तो हम अगर हमीदा बानो बेगम मार देते हैं तो इसमें किसी को कोई तकलीफ है? बताइए, बताइए। क्योंकि ये हुमायूं की पत्नी थी, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। कहाँ है, दिल्ली में है, पता है ना, हुमायूं का। अच्छा, जहांगीर का कहाँ है बताइए तो। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल अगर इसको कहा जा रहा है तो कभी ना कभी तो शामिल किया गया होगा। तो वो वर्ष है 1993, 1993 ईस्वी। कब है वर्ष, 1993। ठीक है। अच्छा, इनका जो है कहेगा कि डिजाइन किसने तैयार किया था। ठीक, इनका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो ग्यास मिर्जा बेग को आप लोग जानते ही होंगे ना, मिर्जा ग्यास बेग, फारसी शिल्पकार थे वो। ठीक है, फारसी। ठीक है। अगला बताइए, US ओपन 2020 किसने जीता था जी। तो वो तो डोमिनिक थिएम थे, 2020 का है। बोल दिया आपको, पिछले सेट में बताया है कि US ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ठीक है, और एक विम्बल्डन होता है। ठीक है, विम्बल्डन होता है। ये चारों का मेल और फीमेल दोनों आपको, जीतने वाला का भी और हारने वाला का भी, मतलब विनर और रनर दोनों को, चारों का याद करना होगा। 4 दूनी के 8, समझ में आया। मतलब 4 को जीते वाला के, चारों हारे वाला के याद रखना है, दोनों में 4-4 रख के। तो ठीक है, अच्छे से याद करिएगा, हो जाएगा। अच्छा, यूनेस्को के बारे में और कुछ कहना चाहेंगे? एक दिया हुआ है जहां आरा बेगम, तो उनको जानते हैं आप लोग, शाहजहां की सबसे बड़ी पुत्री थी। मेहरुनिसा के बारे में बताइए, मेहरुनिसा कौन थी, मेहरुनिसा कौन थी? नूरजहां का वास्तविक नाम था नहीं। अच्छा, बहादुर शाह जफर को, जो बहादुर शाह द्वितीय के रूप में जाने जाते हैं, उनको पकड़ के
रंगून भेजा गया था ये तो हमको पता था, लेकिन हडसन ने उनको पकड़ा कहाँ था? तो वो हुमायूं के मकबरे में ही छुपे थे, वो दिल्ली में, वो वहीं उनको पकड़ा गया था, ठीक है ना, वहीं उनको पकड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न परिपथ में ए एवं बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा? इसका आंसर 1.5 ओम होगा। कैसे होगा जरा बताइए तो, 1.5 ओम कैसे होगा बताइए, बताइए जल्दी से, और करके बताइए हमको। इसको अगर हम लोग बनाने में चले ना, तो ये देख लीजिए, ये वाला क्लियर है ना? तो 1/RE1, 1/R3, 1/R4 करके हम लोग निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा बताइए, कोई है जो निकाल के बता सकते हैं? 1/R3, 1/R4 करके निकलता है, तो हो जाएगा 1/6, 4 और 2 जुट जाएगा, फिर 1/4, 2 जुटेगा, अरे 1/6 क्यों, ये दोनों जुटता है इसे, फिर 1+1/4, 2 2 4, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1/4, 2 2 4। अब इसको निकाल दीजिए, हो जाएगा कितना, 6 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा, निकाल दीजिए, 2 3 3, 8/12, सही है? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? सॉरी, उल्टा कर ये, हाँ ठीक है। क्योंकि जब परिपथ में होगा, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है, तो वहाँ पलट जाता है, तो हो जाएगा कोची, आर ई बराबर हो जाएगा 12/8, तो वही पॉइंट हो जाएगा 1.5 ओम। ठीक है, आगे बढ़िए, कि देश का पहला फ्रेट विलेज माल भाड़ा गांव बनेगा, कौन? अच्छा है, फ्रेट विलेज मतलब माल भाड़ा गांव, बताइए, फ्रेट विलेज माल भाड़ा गांव, तो वो है वाराणसी, कौन? वाराणसी, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है, बताइए, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कौन सा जो है लौह अयस्क है? और 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई योजना है कौन सी? ओ ठीक है, ठीक है, ठीक। अगर हम लोग मैग्नेटाइट मारेंगे इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो कोई दिक्कत है किसी को? Fe3O4, Fe3O4, ये ना है। अब सर्वोत्तम गुण वाला कौन होता है? अगर ऐसे सर्वोत्तम गुण वाला पूछेगा तो हेमाटाइट होता है। क्या होता है? हेमेटाइट, ठीक। लेकिन ऑप्शन में नहीं था हेमेटाइट, अगर यहाँ पे ऑप्शन में हेमेटाइट रहता, हेमाटाइट रहता तो हम लोग क्या मारते? ऑप्शन में हेमाटाइट रहता तो हम लोग हेमाटाइट मारते, लेकिन ऑप्शन में वो जब नहीं है तो मैग्नेटाइट यानी Fe3O4, Fe3O4। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O4। किसी को कुछ कहना है इस बारे में? लिमोनाइट हो गया, लिमोनाइट का फॉर्मूला बता दीजिए, सीडेराइट का बता दीजिए, FeCO3, सीडेराइट का होता है FeCO3। लिमोनाइट का आप लोग पर छोड़ दिया है, लिमोनाइट आप लोग बताइए, क्योंकि आयरन का तो हम बता देंगे, FeS2, आयरन पायराइट। अब किसी को कुछ कहना है? अच्छा, इसको जो है आयरन पायराइट को भी कुछ बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मूर्खों का सोना, क्या बोलते हैं? मूर्खों का सोना। कोई दिक्कत है? इसका क्या क्या निकल के आया? सर्वोत्तम लौह है इसको पूछेगा तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको हेमाटाइट, लेकिन ऑप्शन में हेमाटाइट नहीं है यहाँ पर, तो हेमाटाइट के बाद मैग्नेटाइट, हेमाटाइट Fe2O4, मैग्नेटाइट Fe3O4, आयरन सीडेराइट FeCO3, लिमोनाइट का सूत्र आपको बताना है, आयरन पायराइट का होता है FeS2, और मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? तो आयरन पायराइट, दरोगा का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, कि भारत को विनिर्माण केंद्र जो है तो मेक इन इंडिया, ठीक है, भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई जो योजना है वो मेक इन इंडिया है। और ये कब प्रारंभ की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 को प्रारंभ की गई थी। डायरेक्ट ऐसे पूछता है, ठीक, कभी डेट के साथ, बिना डेट के, दरोगा में भी पूछ देगा ये वाला, इसीलिए ऐसे याद करके रखना है।
तो अभी एक को हम लोग पढ़ते जाएंगे तभी ना याद होगा। क्या सही बोल रहे हैं? और बताइए। इसका मतलब, अच्छा इसकी शुरुआत जो है 8 अप्रैल, शुरुआत जब कहेगा कि शुरुआत लाया गया तो उस टाइम था, शुरुआत कब किया गया था? तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। 8 अप्रैल 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए। नजर आ रहा है? नजर आ रहा है? नजर आ रहा है जी? हाँ ठीक है, नजर आ रहा है। चलिए बताइए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ठीक। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक, परमाणु ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन नहीं है तो परमाणु ऊर्जा माने, ये तीनों तो जीवाश्म ईंधन है, ये है। ये तीनों तो जीवाश्म ईंधन है, ये है। कोई दिक्कत है ऑप्शन छाटे में? ऑप्शन छाटिए। जहां कंफ्यूजन रहे तो ऑप्शन को इल्यूमिनेट करना सीखिए, समझ गए? तभी काम होगा, तभी सिलेक्शन होगा। स्मार्टनेस लाइए पढ़ाई में, टेक्निकली स्मार्ट सोचना होगा तब, समझे? चलिए। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जो है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है ना। आगे बढ़िए। रूस का कोड 66 तो गर्ल का क्या होगा? तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताइए। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी बताना है। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी बताना है। तुर्कमेनिस्तान का राजधानी अशगाबाद है ना? किसी को कुछ कहना है इसमें? फिर से लिखवा दें? तुर्कमेनिस्तान का क्या बोले? क्या बोले? अशगाबाद। और उसके बाद कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान सबका है, आप लोग बता सकते हैं उज्बेकिस्तान का? जैसे मान लीजिए लिखते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, इसका राजधानी ताशकंद। ताशकंद। देश, राजधानी। देखिए करना पड़ेगा जी, इसलिए लिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को काम आएगा। उज्बेकिस्तान के बाद, अच्छा इसका मुद्रा छूट गया, इसका मुद्रा होता है सोम। उज्बेकिस्तान के, और इधर आ जाइए, कजाकिस्तान लिखते हैं। ये सब लिख क्यों रहे हैं पता है? कि ताकि आप लोग लिखिए, नोट कीजिए इस सब को। पूछेगा ना तो वहाँ गड़बड़ा जाएगा काम, इसलिए पहले से लिख कर रखिएगा तो काम हो जाएगा। नूर सुल्तान, ठीक। और इसका इसका राजधानी है टेंगे। टेंगे मतलब कि टेंगे, मुद्रा, सॉरी, राजधानी बोल रहे हैं, मुद्रा है टेंगे। क्या है मुद्रा? टेंगे, ठीक है। टेंगे टेंगे मत समझ लीजिएगा। तो उज्बेकिस्तान का राजधानी ताशकंद, मुद्रा सोम। कजाकिस्तान का राजधानी नूर सुल्तान, मुद्रा टेंगे। और एक होता है किर्गिस्तान, क्या होता है? किर्गिस्तान, ठीक है। इसकी राजधानी बताइए तो? बिस्केक। बिस्केक। और मुद्रा होता है इसका भी सोम, ठीक है। सोम, मतलब याद रखना है कि कजाकिस्तान में जाके टेंगे टेंगे, तो याद हो गया। कजाकिस्तान का अगर भुलाइएगा तो कजाकिस्तान में जाके टेंगे टेंगे नहीं। चलिए अब लिखिए तजाकिस्तान। जिसका जिसका पूछ सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड वो लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि बीएसएससी प्रीवियस ईयर के बाद जितना क्वेश्चन का लिमिट बच जाता है उसमें उससे रिलेटेड ही पूछता है, अलग नहीं पूछता। तो वो तैयारी आपको पक्की करनी होगी, ठीक है। दुशांबे, दुशांबे, इसका मुद्रा आप लोग बताइए, ना बताइएगा? सोमनी होता है जी, सोमनी, ठीक है। तजाकिस्तान के बाद आइए किस पे? एक और लास्ट लिखते हैं, तुर्कमेनिस्तान।
अच्छा यही था ना अब क्वेश्चन इसका जो है तुर्कमेनिस्तान। राजधानी अशगाबाद। अब मुद्रा होता है मन्नत। क्या होता है? मन्नत। ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो है इससे बाहर नहीं पूछेगा, जल्दी से छापिए, जल्दी से छापिए इसको, जल्दी से छापिए। हाँ। अब देखिए तो सही है बोले हैं क्या? अनुसूचित जाति का लोकसभा के लिए कितना है? तो 84 स्थान है। आरक्षित है, 84 सीट आरक्षित है। यही अनुसूचित जाति में अनुसूचित जनजाति अगर लग जाता, क्या लग जाता? अनुसूचित जनजाति, तो वो हो जाता 47। कितना हो जाता? 47। संविधान का अनुच्छेद कितना में है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्थानों का प्रावधान? किस आर्टिकल के तहत ही मिला है? किस आर्टिकल के तहत ही है? तो आर्टिकल है 330, आर्टिकल नंबर 330। ठीक है। अब सरला तो आपको याद ही होगा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, 79, 80, 81, है ना? सही बोल रहे हैं। चलिए, पोर्टो नोवा निम्नलिखित में किस देश की राजधानी है? पोर्टो नोवा नजर आ रहा है? हाँ नजर तो आ रहा है। चलिए ठीक है, तो बताइए। बताइए। क्योंकि पोर्टो नोवा जो है मुझे लगता है बेनिन का राजधानी है। सही बोल रहे हैं क्या? पोर्टो नोवा बेनिन का राजधानी है क्या? देखिए तो। ठीक है। पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है? बेनिन की। किसकी? बेनिन की। पोर्टो नोवा किसकी है? बेनिन। अब इससे रिलेटेड देख लीजिए, पोर्टो नोवा बेनिन तो आप लोग देख लीजिए। लाइबेरिया पूछता है, लाइबेरिया पूछता है बीएसएससी में। जो पूछने वाला है उससे रिलेटेड वो लिखवा दे रहे हैं बाबू। आपको पढ़ना काम है। और आप लोग अभी देखिए, जब एग्जाम आएगा तो मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है और जितना करवाऊंगा उसमें से दिखाऊंगा कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए सामने। उस समय तक तो लाइव आके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, या सर भी हो सकता है साथ में रहे दिखाएं, तो जरूर दिखाया जाएगा कि द एग्जाम पोर्टल पर जो बीएसएससी के लिए करवाया गया या जिस एग्जाम के लिए भी करवाया जाएगा, एग्जाम से कितने क्वेश्चन आए नहीं आए, दिखाया जाएगा, जैसे प्रैक्टिस सेट में दिखाया गया था। ठीक है। चलिए, लाइबेरिया, मोनोरोविया, अंगोला एक आता है, अंगोला। क्या आता है? अंगोला। उसकी राजधानी जो है लुआंडा। ठीक है, लुआंडा। ठीक। चलिए, अंगोला के बाद लिब्रेविले। लिब्रेविले होता है एक, जैसे ऑप्शन में है ना, वो क्या बोलते हैं, गैबोन। गैबोन है ना, गैबोन। उसकी राजधानी क्या है बताइए? गैबोन की राजधानी तो लिब्रेविले। लिब्रे विले, लिब्रेविले, लिब्रेविले। ठीक है। उसके बाद अगर आइए, अच्छा बेनिन की अगर मुद्रा पूछ दिया जाए तो, बेनिन का अगर मुद्रा पूछ दिया जाए तो तो फ्रेंच है, फ्रेंच। कैसा फ्रेंच? सीएफए ऐसा लिखा रहेगा। खाली फ्रेंच लिखेगा तो ही मार देना है, सीएफए फ्रेंच लिखा रहेगा तो भी मार देना है। गैबोन के साथ आइए, तो एक पूछता है अंगोला की मुद्रा छूट गया तो क्वांजा, क्वांजा। ठीक, क्वांजा। ठीक। लाइबेरिया का मुद्रा जो है अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए। लीबिया की राजधानी कहाँ है जी? लीबिया। इसकी राजधानी बताइए कहाँ है? लीबिया की राजधानी बताइए, तो वो है त्रिपोली। क्या है? त्रिपोली, त्रिपोली। ठीक है। छापिए जल्दी से, जल्दी से छापिए, क्योंकि उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कहाँ गया?
21 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है? बताइए जल्दी, मोनाजाइट रेत से कौन सा? तो मोनाजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का। इसमें कोई कुछ कहना चाहते हैं? आपको पता है थोरियम जो है एक रेडियो सक्रिय तत्व है। अब केरल तट पर ही जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। थोरियम का सबसे बड़ा ये है भारत, पता है ना? हाँ, आगे बढ़ जाएं। मोनोजाइट, अल्नाइट और थोरेनाइट, तीन गो इसका है प्रमुख है इसको। ठीक है। पुस्तक वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक। अच्छा, ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 22 जो है, एक से ये सेट नंबर 10 चल रहा है। कौन सा चल रहा है? सेट नंबर 10। तो 1 से 9 तक जो करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन है, आर डिस्प्लेड। तो हम बस इसका ये बताएंगे। अब इनको मिला कब था नोबेल? मलाला यूसुफजई को। ये आप लोग बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए, आपको पता है ना उत्तल दर्पण कैसे लगता है? साइड मिरर में, है ना? और अवतल दर्पण सर्च लाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में, है ना? और नाई जो बनाता है उसमें अवतल दर्पण, है ना? तो जैसे उत्तल दर्पण करा के पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है, पीछे का दृश्य कैसे दिखेगा? साइड मिरर। तो ऐसे भी याद आ गया कि अच्छा साइड मिरर की बात कर रहा है। उसकी वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तब दर्पण में बस की प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। तो हम लोग को पता है कि F इक्वल टू R/2 होता है ना? R/2 फॉर्मूला। तो 4/2, तो हम लोग का ये कितना आ गया? 2। ठीक है। दर्पण फॉर्मूला क्या होता है? 1+b। बी और यू का मतलब पता है ना? बी और यू का मतलब पता है, इसको छोटा एफ समझना है, बड़ा नहीं। ऐसे लिख देते हैं अब। ठीक है, बी और यू का मतलब पता है ना? तो अवेव का, चलिए, दूरी, वस्तु और फोकस, यही ना होता है। चलिए, तो इसको ले जाएंगे यू को उधर, तो 1/f -1/u, यही होगा क्या? सही है, देखिए तो अब क्या बैठा लेंगे? बैठा लीजिए ना, 1/2 माइनस -1/4। इसको कर लीजिएगा। इतना तो फाइंड आउट आपको आप लोग कर ही लेते हैं, हैं? नहीं कर लीजिएगा? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 + 1/4। कितना हो जाएगा? 4/2 का। नजर आ रहा है ढंग से? बताइए कितना हो जाएगा? अरे 4 होगा ना, 2 + 1, 3/4 होगा। होगा, हाँ? चलिए, तो फिर अगर भी वाइव करेंगे तो 1 नीचे, 4 ऊपर चला जाएगा, 4/3। कितना हो जाएगा? कहाँ है? क्या बताए थे आप लोग को? 1.33 मीटर, यही तो है। दर्पण ये सब का जो भी पूछेगा उसका फॉर्मूला एक ही है, ई वाला से बना लेना है बस। वस्तु, दूरी और फोकस वाला जो है अपना देख लेना है। वस्तु, प्रतिबिंब और फोकस वाला मिला के इसको बोलते हैं दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र, है ना? दर्पण सूत्र। आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए सर? तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देख लिया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा? आगे कोई जगह का क्वेश्चन है? चलिए यहीं से लेते हैं। अच्छा, एक और है। 27 नंबर का रहा कि जापान का, अच्छा चलिए 27, 29 और 30 तीनों देख लेंगे। देख लीजिए, जापान का कौन सा बंदरगाह रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? ठीक है। और 29 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा स्थलबद्ध एवं समुचित सुरक्षा युक्त बंदरगाह है? और और कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तीनों। तो पहले 27 नंबर आप लोग आंसर बता दीजिए। 27 नंबर आप लोग आंसर बता दीजिए, उसके बाद कुछ बताया जाए।
तो कहेंगे कि सर राइट आंसर इज योकोहामा। योकोहामा जो है रेशम बंदरगाह है के नाम से जाना जाता है, और ये जापान का दूसरा सबसे बड़ा है, जापान का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक, दूसरा सबसे बड़ा। तो अब बताइए कि पहला कौन है। पहला वाला लगता है कि बीपीएससी में भी पूछा था। टोक्यो जो है जापान की राजधानी है, आप सबको पता है। नागासाकी पर बम गिरा था, कब गिरा था बता दीजिए। हिरोशिमा और नागासाकी 6 अगस्त और 9 अगस्त। हाँ बताइए कब कब, किसको 6 अगस्त और किस में 9 अगस्त में गिरा था, दोनों में, ये बता दीजिए खाली। ठीक है, चलिए। टोक्यो तो जापान की राजधानी है। जापान की मुद्रा बहुत बार पूछता है, बिहार के एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, इसका मुद्रा पूछ ही देता है मैक्सिमम में, तो येन होता है, येन। ठीक है। अच्छा, ओसाका जो है इसको जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जापान का मैनचेस्टर। पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा तो एक एक क्वेश्चन का ऐसे पोस्टमार्टम किया जाएगा। नागासाकी पर 9 अगस्त को किया गया था, 9 अगस्त 1945, और यहाँ 6 हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945। सही है। अच्छा, यहाँ जो गया जिसको बोले थे फैटमैन, फैटमैन, इसको क्या बोला गया था? लिटिल बॉय क्या बोला गया था बताइए तो, बताइए। आगे बढ़े। 29 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम। क्या हो जाएगा? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ओके, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए, विशाखापट्टनम। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम ही होता है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है, पता है ना। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। सबसे ज्यादा खारा नहीं कह रहा है, सबसे ज्यादा अगर खारा कहेगा तो सांभर होगा। ठीक। लेकिन सबसे बड़ी खारा में सबसे बड़ा झील कौन है? तो वो चिल्का है, उड़ीसा में है, पूर्वी तट पर। 6 गो तटरेखीय वाला 9 गो तटरेखीय राज्य है, सबसे बड़ा तटरेखीय राज्य गुजरात, और दूसरा नंबर पे आंध्र प्रदेश। प्रायद्वीपीय में सबसे बड़ा आंध्र प्रदेश। समझ आया? हाँ। 9 स्टेट कौन कौन से हैं जो भारतीय तट राज्य है? 9 गो। तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, हाँ, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, 9 है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। विशाखापट्टनम। अच्छा, चेन्नई जो है सबसे पुराना और कृत्रिम बंदरगाह है, पता है ना। सबसे बड़ा कौन है? नावा शेवा। अच्छा, इसके पीछे है शायद, ठीक, इसके निकट एक पहाड़ी है, क्या नाम है उसका? डॉल्फिन नोच। उसके बारे में पूछता है, उसके बारे में पूछता है। ठीक है, डॉल्फिन नोच याद रखिएगा। और इसी कारण तेज जो है तूतीकोरिन भी तमिलनाडु में है। चेन्नई तो समझ रहे हैं। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। सही है। तूतीकोरिन छिछला द्वीप है, छिछला, जानते हैं? द्वीप का बंदरगाह है, पता है ना। आगे बढ़े। 30 नंबर के बाद हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, चलिए। 33 और 35 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लिया जाए ताकि ढंग से आप लोग को दिखे। चलिए, नज़र आ रहा है? नज़र आ रहा है आप सबको? ठीक है, नज़र आ रहा है, चलिए, नज़र आ रहा है। ओके, ओके। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने इस निंदा को दंडनीय अपराध घोषित किया था? मतलब ईश्वर निंदा को दंडनीय अपराध घोषित करने वाला जो था वो था जहांगीर। कौन था? जहांगीर। ठीक है। इसका मतलब है, इस निंदा का मतलब क्या है? इसका अर्थ होता है कि ईश्वर की निंदा, और ईश्वर की निंदा करना दंडनीय अपराध घोषित किया था किसने? तो जहांगीर ने किया था, जहांगीर ने किया था। ये कब बना था? तो 1605 में। किसके मृत्यु के पश्चात? तो अकबर। इसके पिता कौन थे? अकबर। अकबर के पिता बाबर, बाबर के पिता हुमायूं। सही बोल रहे हैं, सॉरी, अकबर के पिता हुमायूं, गलती हो गई। अकबर के पिता हुमायूं, उनके पिता बाबर, जो मुगल वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं। सही है।
इसी का पुत्र था खुसरो, जो 1606 में क्या बोलते हैं विद्रोह किया था। ठीक है। अच्छा, इसका एक और है, चित्रकला का स्वर्ण काल बोलते हैं इसके काल को, जहांगीर को चित्रकला का स्वर्ण काल। और साहित्य, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको बोला जाता है? स्थापत्य कला का एगो पूछता है, ये तो चित्रकला हो गया। एगो स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला। तो इसके बाद इसका बेटा कौन? तो इसके बाद शाहजहां वाला ले लेंगे, कोई दिक्कत है? शाहजहां स्थापत्य कला, स्थापत्य कला का जो क्या बोलते हैं स्वर्ण काल बोलेंगे तो शाहजहां। हिंदी साहित्य का अकबर वाला हो जाता है ना। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़े। 35 नंबर में करा कि दिए गए विकल्प में से, अच्छा ये तो रीजनिंग आ गया। चांदी सोना लोहा पीतल शब्दों के समान है, तो डी हो जाएगा का आंसर। इसमें कोई दिक्कत है? रीजनिंग भी बना दिए, कैसे बताइए तो, बताइए जल्दी से। चांदी सोना लोहा और पीतल या तो धातु है या धातुओं के जो है कौन सी है मिश्रण हो गया ही, वैसे ही वो भी है। आगे बढ़ जाते हैं, रीजनिंग ऐसे ही देख के मार देना है फटाफट, है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए क्वेश्चन है आप लोग को थोड़ा सा, 37 नंबर क्वेश्चन है, जरा देख लीजिए क्या है। कहा कि 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाए जाने पर उसमें 10 मीटर, हाँ 10 पर मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता था द्रव्यमान m2 पर लगाए जाने पर उसको 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण प्रदान करता है। अगर दोनों द्रव्यमान यानी कि m1 और m2 का बात कर रहा है को एक साथ बांध दिया जाए तो इस बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा? आंसर ये हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे कैसे होगा? 10 कह रहा कि 10 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 पर लगाया जाता है, उसमें 10 मीटर लगाया गया तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है। और द्रव्यमान 2 पर लगाया गया तो उसको 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण प्रदान करता है। और दोनों को अगर लगाया जाएगा, एक साथ बांध दिया जाएगा, तो बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यही पूछ रहा है सवाल। मतलब अगर हम लोग F1 का बात करते हैं, F1 बराबर क्या हो जाएगा? M1 इंटू A1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है इसमें? बराबर F1 एन A1, F का मतलब क्या हो गया बताइए? फोर्स यानी बल, और A एक्सलेरेशन यानी त्वरण। ठीक है, त्वरण। ठीक है, ओके। ये वन है दोनों जी, कॉमा नहीं समझिएगा इसको। ठीक है, वन है, वन है, कॉमा नहीं समझना है। तो कितना है? 10। देख लीजिए m1 बल भी 10, A1 भी 10, कोई दिक्कत? तो अगर निकालेंगे द्रव्यमान तो 10/10 कितना हो जाएगा बता दीजिए? 1 kg। कोई दिक्कत है इतना में किसी को? यहाँ तक किसी को तो परेशानी नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कब? M1, M1 द्रव्यमान का बल हो गया। M1 द्रव्यमान का बल निकाल लिए हम लोग, क्या निकाल लिए? M1 द्रव्यमान का बल। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग निकालेंगे M2 द्रव्यमान का बल, N2 द्रव्यमान का बल निकालते हैं। ठीक है, बल, ओके। चलिए, तो वैसे ही लिखेंगे F2 यानी फोर्स 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास 2 इंटू ए एक्सलेरेशन 2 है, तो हो जाएगा M2 बाई हो जाएगा F2 बाई A2, मतलब फोर्स बाई एक्सलेरेशन। मास बराबर क्या होता है? हाँ, मास बराबर आपको बल बटा त्वरण, है ना। यही हम लोग फॉर्मूला लेके चल रहे हैं दोनों में। कितना है? M2 पर लगाए जाने पर 20, अब आधिया तो सेम है तो 10/20। फोर्स तो सेम है ना, इतना ही लगाया जा रहा है दोनों पर, खाली E A1 हो गया, E A2 हो गया, ई वाला, है कि नहीं? तो कितना हो जाएगा? 1/2 kg, 1/2 kg। यहाँ तक किसी को तो परेशानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप कह रहा है कौन सी कि दोनों को एक साथ बांध दिया जाए, मतलब संयुक्त द्रव्यमान की बात कर रहा है।
यही ना कह रहा है कि दोनों को एक साथ अगर बांध दिया जाए तो बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यही कह रहा है। तो संयुक्त द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, मतलब m1 प्लस m2 बराबर क्या हो जाएगा, तो जोड़ देना 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 3/2 kg हो जाएगा। भिन्न का जोड़ आता होगा तो 3/2 kg हो जाएगा। अब देख लीजिए संयुक्त, अब मेन क्वेश्चन पर हम लोग आ गए, जब इतना निकल गया मास, तो बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा जब दोनों को बांध दिया जाएगा। जब दोनों को बांध दिया जाए तो बल के द्वारा कितना त्वरण उत्पन्न होगा, तब हम लोग देख लीजिए संयुक्त द्रव्यमान को उत्पन्न कारण उत्पन्न त्वरण बराबर, डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं ए बराबर, संयुक्त वाला अब चल रहा है दोनों को मिला के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा F1 बाई, क्योंकि बल तो उतना ही है ना, 10 न्यूटन ही दिया गया है बल, ठीक है। m1 प्लस m2 मतलब 10/3/2, ये ना होगा है। तो कितना हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 10 दूनी के 20/3 हो जाएगा, 3 छक 18, 6 7 मीटर। आ गया सर, यही ना बोले थे, यही बोले थे ना, आ गया। क्या किए, कह रहा था कि कोई को बल है 10 न्यूटन, उसको m1 द्रव मतलब पहला द्रव्यमान पर लगा दो तो इतना त्वरण आया, दूसरा पर लगाया तो इतना आ गया, तो दोनों को बांध दिए मैंने, दोनों को जोड़ दिए तो ये कितना आएगा, तो इतना आएगा। कैसे आएगा, पहले m1 का द्रव्यमान का बल निकाल लिए 1 kg, फिर इसका निकाल लिए, फिर m2 का, फिर फिर दोनों को जोड़ दिए 3/2 आ गया, फिर निकाल दिए उतना से संयुक्त करके, दोनों को जोड़े क्योंकि जितना आना था उतना ही को तो निकालना था, यही तो निकालना था। दोनों को एक साथ बांध दिया जाए तो त्वरण क्या होगा। आगे बढ़ा जाए, स्क्रीनशॉट लीजिए या छापिए, ठीक है। अब बताइए सर, अगर लास्ट तक आप लोग रहिएगा तब ना, ऐसा क्वेश्चन अगर बीएसएससी में पूछ दिया तब तो फंस जाइएगा ना, इसलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 के बाद, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे जी, 23वें पूछ रहा है जी, कने गए। पार्श्वनाथ थे क्या, सही है। ये कहाँ के थे, इक्ष्वाकु वंश के ये भी थे शायद, किस वंश के थे बताइए, काशी नरेश, काशी नरेश के पिता थे, इनके पिता थे काशी नरेश, उनका नाम था अश्वसेन, अश्वसेन, ठीक। और ऋषभ देव जो थे वो प्रथम थे, या कह दीजिए उनको जैन धर्म के संस्थापक भी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। और इनको पार्श्वनाथ के बारे में भी याद रखिएगा कि 83 दिन की तपस्या के बाद सम्मेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, मतलब 84वें दिन, 84वें दिन 4 डेज, ठीक। 83 दिन की तपस्या करने के बाद कहा, सम्मेत पर्वत पर, सम्मेत पर्वत, ठीक। पार्श्वनाथ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, 23वें तीर्थंकर है, तीर्थंकर है ना। अच्छा, इनके जो अनुयायी थे उनको क्या बोला जाता है, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ, ठीक है, निर्ग्रंथ बोला जाता था, ठीक है। चलिए, ऋषभ देव को बता दिया। चंद्रप्रभु जो है, चंद्रप्रभु ये जैन धर्म के कैवें थे, 8वें। नेमिनाथ कैवें थे बताइए, नेमिनाथ कैवें थे बताइए, तो नेमिनाथ 21वें थे, कैवें थे 21वें, और महावीर जो थे, महावीर स्वामी वो 24वें एवं अंतिम, सही है। आगे बढ़ा जाए। अब वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म का माना जाता है वो महावीर स्वामी को ही माना जाता है। उनका जन्म कब हुआ था आप लोग बताइए, उनका जन्म कब हुआ था आप लोग बताइए, ठीक है। देख लीजिए जी क्या कह रहा है, कह रहा है कि छोटा ही करते हैं तब दिखाई देगा। चलिए, सक्रियता श्रेणी में धातु को क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम क्या, बहुत बार पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन, आपको बिहार एसआई में भी, पुलिस में भी पूछ देता है, आपको बीपीएससी पीटी में भी, बीएसएस बिहार सीजीएल में भी, और
10+2 में तो पूछा ही है, मतलब ऑल बिहार एग्जाम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन, ऑल बिहार एग्जाम का क्वेश्चन इसको कह सकते हैं। बताइए, तो अगर हम लोग इसको ले ले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फिर लोहा, तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा सर। देखिए धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी क्या है, धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी बोल रहा है ना, क्रियाशीलता की श्रेणी, श्रेणी ठीक क्या है, ठीक। तो सबसे ज्यादा कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम। तो क्वेश्चन में अगर पोटेशियम रहता तो हम लोग पहले पोटेशियम देते, समझ में आया, समझ में आया। उसके बाद कैल्शियम, फिर ले लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, उसके बाद ले लीजिए एल्यूमिनियम, फिर ले लीजिए जिंक, फिर ले लीजिए जिंक, उसके बाद बताइए, बहुत सारे हैं, यस। इसके बाद नीचे आ जाइए, इसके बाद का है, ठीक, इसके बाद का है, यहाँ पे कर दिए, इसको समझिए, ठीक। उसके बाद क्या हो सकता है बताइए, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर हो जाएगा आपको कॉपर, कॉपर देखिए ऑप्शन में दिया था, ठीक है, कॉपर, कॉपर के बाद आपको पारा, उसके बाद एजी, किसका है, चांदी का है, और इसके बाद सोना का। अब बताइए, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वह जब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो पोटेशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ठीक। ये चार्ट को तनी याद कर लीजिएगा आप लोग। और सबसे कम क्रियाशील धातु अगर पूछेगा तो सोना हो गया, ये चांदी है, ये पारा है, पता है ना, कॉपर है, देख लीजिए। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तो पोटेशियम, और सबसे आपको कम पूछेगा तो सोना हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला तो याद रखिएगा, ज़्यादा लंबा है ना, इसको याद रख लीजिएगा तो काम आप लोग का चल जाएगा। आगे बढ़ा जाए। 2020 का राजीव गांधी खेल एवं पुरस्कार कुश्ती के लिए किसे दिया गया था, विनेश फोगाट को मिला था ये वाला, ठीक है। अभी ओलंपिक में इस बार क्या हुआ उनके साथ आप सबको पता ही होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है। 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बताइए इसका आंसर आप लोग। ये वाला याद करना बहुत जरूरी है जी, याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत बार, एगो दो बार नहीं, बहुत बार बोलते हैं ना, बहुत बार, कितना बार, बहुत बार, ठीक है। माउंट एटना, अस्ट्रोम्बोली, फ्यूजियामा, ये सब तो जागृत है, तो मृत कौन हुआ, माउंट पोपा। देखिए हमको इसमें अभी मृत वाला याद नहीं था, हमको जागृत वाला याद था, एक्टिव वाला, सक्रिय वाला। माउंट एटना, फ्यूजियामा और अस्ट्रोम्बोली, ये तीनों जागृत थे, ठीक है, मतलब सक्रिय। तो याद रखिएगा, कुछ हो तो कुछ ना कुछ तो आंसर तो मिल ही जाएगा, समझ में आया। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, माउंट फ्यूजियामा जो है ये कहाँ है, फ्यूजियामा, जियामा, तो जापान, याद रखिएगा, नाम में दोनों में 3-3 अक्षर और ज अलग अलग है, जापान और जियामा, मतलब फ्यूजियामा कहाँ का है, जापान का। एटना को तो सब लोग जान गए होंगे, एटना मतलब इटली, नामे से पता चल रहा है। पूछता है कि ये कहाँ है, ये ज्वालामुखी कहाँ है, पूछ देता है किस देश में है, ठीक है। अस्ट्रोम्बोली कहाँ है बताइए। इसको, अस्ट्रोम्बोली को ना भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं जी, भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं, प्रकाश स्तंभ। पूछेगा कि किसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, तो वो है अस्ट्रोम्बोली। कौन है, अस्ट्रोम्बोली। अच्छा, भारत में बैरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय है, एक ही वो है, ये है इकलौता बैरन। कहाँ है ये बताइए, अंडमान निकोबार में है ना। और एक जो आपको
मृत है, हाँ, उसका नाम है नारकोंडम। नारकोंडम, ये भी भारत का ही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसको लिख ही लिए होंगे आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ओ, अच्छा, चलिए चलिए, यहाँ तक हो जाएगा। देखिए आप लोग, देखिए 44 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन, बोले थे पंचायती राज पूछता है, इसका फेवरेट है भाई। पॉलिटी में पंचायती राज आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पूरा ढंग से क्लियर करना होगा। जैसे अनुच्छेद, मूल अधिकार, आपको मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सब पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ना होगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है? संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, संबंधित राज्य का राज्यपाल, संबंधित राज्य का राज्यपाल। नजर आ रहा है ढंग से? ठीक है, हाँ, कह रहा कि वित्तीय वित्त मतलब पंचायत का वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन राज्य में कौन करेगा? तो कल हम बताए थे पिछले ही जस्ट क्वेश्चन में, संबंधित राज्य का राज्यपाल उसका वित्त आयोग का गठन करता है, और कितने के लिए करता है? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग जो है, ये जो वित्तीय रिपोर्ट होता है राज्यपाल को पेश करते हैं वो लोग। कोरोना रोग का पहला केस भारत के किस राज्य में मिला था, बता दीजिए। केरल में मिला था ना? केरल में मिला था जी। अच्छा, राज्य वित्त आयोग को किस आर्टिकल में रखा गया, बता दीजिए। आप सबको बताए थे, आप सबको बताए थे। 243 आई, और इसका जिक्र 243 वाई पे भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संस्था ने 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? अरे ये तो 2020 का है, अब का याद रखिए तो काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ये देख लीजिए, इसके बाद है नीचे जी, है नीचे दुगो, एगो ये खाली आप लोग देख लीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? डाइक्लोरोवास, साइपरमेथिन और कार्बन डाइजिन निम्न में से किस प्रकार की दवा है? नजर आ रहा है? चलिए ठीक है, नजर आ रहा है, नजर तो आ रहा है। ठीक है, किस प्रकार की दवा है? डाइक्लोरोवास, साइपरमेथिन, कार्बन डाइजिन कीटनाशक है जी। क्या है? कीटनाशक है। चलिए अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 57 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहाँ तक है? ओके, 3 क्वेश्चन है, 57, 58 और 59। प्रत्येक वर्ष को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को जी। सही है? किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं है तो सही है तो बता दीजिए, बता दीजिए कब मनाया जाता है? 5 जून। 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में प्रतिवर्ष, 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था, प्रतिवर्ष 5 जून को जो है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की बात की गई थी। ठीक है, अब पहला विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया गया था? 1974 में। ठीक, याद रखिएगा, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। ऐसे जो जो आएगा सामने बताते जाएंगे। ठीक है, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, बहुत बार पूछता है, बिहार एसआई का भी फेवरेट क्वेश्चन है। अब ऐसे ही अगर पूछ देगा आपको, 11 मई तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है, 22 मई का बता दीजिए, 12 मई तो विश्व नर्स दिवस है, 3 मई तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस से क्वेश्चन डायरेक्ट आया था कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पिछले क्वेश्चन में 1 से अगर 8 तक आप लोग 9 तक देख लीजिएगा
तो दिख जाएगा। ये सेट नंबर 10 चल रहा है, आप सबको पता है। बीएसएससी एग्जाम जो रेलवे वाला भी आया है, इस सब नवंबर दिसंबर में, इसके जस्ट बाद होने का पूरा चांस है, इसलिए छोड़िए मत। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले घटित हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा क्रिप्स मिशन की असफलता से पहले जी। क्रिप्स मिशन की असफलता, क्योंकि पूर्ण स्वराज की घोषणा तो इससे पहले हो गई है। गांधी इरविन समझौता, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को समझिए कि दांडी मार्च के साथ से ही शुरू हो गई थी सविनय अवज्ञा आंदोलन। सही बात है। और आपको पता है ना कब तक चला था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी। ये पूछता है कितने लोगों के साथ, तो 78 सहयोगियों कह लीजिए, ठीक। और यही यात्रा जो है 24 दिन की दांडी यात्रा कहलाती है। किलोमीटर में कभी कभी पूछ देता है कितना किलोमीटर, तो 385 मारना, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं 385 होती में, ठीक है, 385 किलोमीटर। आगे बढ़ा जाए। पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929, लाहौर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। गांधी इरविन समझौता बता दीजिए कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता बता दीजिए कब हुआ था? अच्छा, क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1942 में। कब? 1942 में। आगे बढ़ जाए। चलिए, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त हुआ था? किस वर्ष? 48, 42, 47, 39? 1948 में। ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्त कह रहा है। अगर भारत से अलग कब हुआ था तो वो बता दीजिए, प्रीवियस ईयर में बताए हुए हैं, बताइए, कमेंट कीजिए। बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बता दिया गया है। 1 से 9 सेट आप जाकर देख लीजिए, मजाक में मत लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को प्रूफ करके दिखाएंगे कि जितना क्वेश्चन आ रहा है वो एग्जाम में कितना आया है और प्रीवियस कितना आते जा रहा है, हर नए सेट में कितना प्रीवियस आपको पूछ रहा है। ये बात आपको ध्यान देने लायक है, इसको हल्के में आप लोग मत लीजिए, ठीक है, नहीं तो बाद में पछताना नहीं पड़े। इसलिए ध्यान से। आईपीएल मुकाबला 2019 जीता है। 2019 कौन टीम जीता था जी? राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स? चेन्नई सुपर किंग्स जीता था लगता है। कौन जीता था? अच्छा, 2024 कौन जीता है बताइए? पूछेगा तो 2024 से पूछेगा। और 2023 कौन जीता था ये बता दीजिए। यही दोनों पूछता है। तो 24 तो पता ही है, केकेआर था ना। और 23 में चेन्नई, अगर हमको सही याद है तो। बताइए आप लोग, बताइए। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, यहीं पर है ना, क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी नामक पुस्तक। क्रिकेट कैप्टेंसी एंड कंट्रोवर्सी किसका हो सकता है भैया? तो सौरव गांगुली, जिनको लोग कहता था दादा। क्रिकेट में जो आज आप लोग हम लोग देखते हैं विराट कोहली, और वो तो खैर लीजेंड हो गए हैं अब विराट कोहली, और भी प्लेयर्स जो एग्रेशन दिखाते हैं, ये एग्रेशन की शुरुआत मेरे हिसाब से दादा ने ही करी थी, सौरव गांगुली ने ही करी थी, लॉर्ड्स के मैदान में टी शर्ट उतार कर, है ना, याद रखिएगा। और इसमें सारे कप्तान हैं। कपिल देव को हरियाणा हरिकेन कहा जाता है ना, उनके द्वारा भी बहुत सारा पुस्तक लिखा हुआ है, जैसे क्रिकेट माई स्टाइल, ये सब करके। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। नाथपा झाकरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? देखिए, लिखा बताए थे, लिखवाए थे ना नाथपा झाकरी। एक परियोजना आया था, टोटल बताए थे। आप लोग बता दीजिए नाथपा झाकरी। तो बिना सोचे समझ ले सर कि सतलज। सही है। राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश।
पिछले ही सेट में बताए हैं, सेट नंबर 9 में ही बताए हैं, सेट नंबर 9 में ही बताए हैं। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो अगर नए लोग सेट नंबर 10 देख रहे हैं वो जाके सेट नंबर 1 से 9 को पूरा देखें तो क्लियर हो जाएगा। वहीं से क्वेश्चन आ रहा है उससे रिलेटेड, उसमें दूसरा पूछा था लेकिन हम उससे रिलेटेड बताए थे तो यही आया सेम एकदम, तो इसीलिए उससे रिलेटेड बताया जाता है। बीएसएससी का ये रूल है बबुआ, बीएसएससी का रूल है, ध्यान देना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जितना बच गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसीलिए प्रीवियस ईयर करा कर रिलेटेड करवाया जा रहा है कि आपको गलत ना हो। ठीक है। पोंग पोंग और मंडी परियोजना है, पोंग डैम जानते हैं ना, कहाँ है ये दोनों ब्यास हैं। रावी का एक आध को बता दीजिए। झेलम का तो सबको याद होगा, तुलबुल, इसलिए नहीं लिख रहे थे, तुलबुल, तुलबुल परियोजना। ठीक है। सलाल परियोजना किसका है जी? चमेरा है रावी, चमेरा परियोजना। ठीक है। जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच और कार्बन डाइऑक्साइड का बर्तनांक से इतना इतना है तो प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ये देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन कैसे फंसा रहा है, देखिए तो जरा क्या कह रहा है। अगर हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड मार दें तो कोई दिक्कत है? पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए समझ में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है, कह रहा कि जल सल्फ्यूरिक अम्ल कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.5, 1.6 है। हम लोग को बता कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है और प्रकाश की गति माध्यम के अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसीलिए कह रहा कार्बन डाइसल्फाइड का सबसे लास्ट में है और सबसे ज्यादा है 1.63, इसीलिए इसमें प्रकाश की गति न्यूनतम है। मतलब सबसे ज्यादा किस में होगा? जल में। नहीं, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर, समझे कि नहीं? याद रखिएगा कि जिस माध्यम का जो अपवर्तनांक जितना अधिक होगा प्रकाश की गति उसमें उतनी कम होगी। क्लियर है? आगे बढ़ लेते हैं। चलिए मैथ्स, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ भी है, देख लीजिए, नज़र तो आ रहा होगा, और बड़ा कर दे। चलिए कर दिए, नज़र आ रहा है, नज़र आ रहा है, चलिए ठीक, ओके। तो बता दीजिए क्या है। कह रहा है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। पीला डिहाइड्रेट, नारंगी हाइड्रेट, लाल हाइड्रेट, नीला हाइड्रेट, नीला हरा हाइड्रेट, नीला हरा हाइड्रेट। क्या है क्वेश्चन? कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बना देता है। कैसा? तो नीला हरा डाइहाइड्रेट, नीला हरा डाइहाइड्रेट। कॉपर क्लोराइड का सूत्र क्या है? CuCl2, CuCl2 सबको पता होगा कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला। सोडियम डाइक्रोमाइड आपको डाइहाइड्रेट का Na2Cr2 और 7 2H2 आप सबको पता होगा। कॉपर क्लोराइड का जो गलनांक है वो होता है गलनांक, कॉपर क्लोराइड का गलनांक यानी CaCl2 का गलनांक अगर बोलेंगे गलनांक तो कितना होता है? गलनांक आपको हो जाएगा 498 डिग्री सेल्सियस होता है। और क्वथनांक बोलेंगे तो क्वथनांक लगता है 993 डिग्री सेल्सियस होता है कॉपर क्लोराइड का। ठीक है, याद रखिएगा। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और इसका रासायनिक सूत्र तो आप सबको पता ही है, CuCl2। आगे बढ़ जाए सर, आप बताइए कि पाल घाट स्थित है कहाँ पर? पाल घाट स्थित है कहाँ पर, बताना है। पाल घाट स्थित है कहाँ पर? बेंगलुरु और मंगलोर के बीच, मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच, कोयम्बटूर और पालक्काड़ के बीच, पुणे और मुंबई के बीच। तो वो है कोयम्बटूर और पालक्काड़ के बीच। कोई दिक्कत तकलीफ इसमें? नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के बीच। डायरेक्ट ऐसे पूछेगा किन के बीच है, कौन पहाड़ी दे देगा? तो नीलगिरी एवं अन्नामलई यहाँ लिख देते हैं बीच में। ठीक, प्लस कर दिए, अन्नामलई। ठीक है, अन्नामलई के बीच में है पालघाट दर्रा।
जो कोयम्बटूर पालक्काड़ के बीच का क्षेत्र आता है। अच्छा, भोर घाट कहाँ है? भोर घाट कहाँ है? पुणे एवं मुंबई के बीच। ठीक है, भोर घाट कहाँ है? पुणे एवं मुंबई के बीच। पाल घाट हो गया, भोर घाट हो गया, एगो ताल घाट दर्रा पूछता है। ताल घाट वो कहाँ है? तो वो है मुंबई और नासिक के बीच। मुंबई और नासिक के बीच। कौन? थाल। थाल घाट दर्रा। कौन है? थाल घाट दर्रा। ये तीनों पूछता है। बिहार एसआई का भी फेवरेट क्वेश्चन है तीनों, एक ना एक पूछ ही देता है, इसलिए बता दिए। पालघाट कोयम्बटूर पलाकार के बीच, पर्वत पूछेगा तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच, और आपको भोरघाट बता दिए पुणे और मुंबई के बीच, और थाल घाट हो गया मुंबई और नासिक के बीच। ठीक है। सेनकोटा दर्रा, सेनकोटा दर्रा मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच। सेनकोटा दर्रा ऑप्शन में था तो इसको भी बता ही दे रहे हैं। सेनकोटा दर्रा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबको पता है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट सब कोई रट ले है, पूछ देगा सेनकोट दर्रा किसके बीच है, सेम ऑप्शन देगा। याद रहेगा तब ना मारिएगा मदुरई और तिरुवनंतपुरम के बीच है। आगे बढ़ जाए, इजाजत है सर? चलिए, रीजनिंग है अगला। एल माता है, एम की एन पुत्र है, एल का यू भाई है, भी का भी पुत्री है, एम की तब यू की माता कौन है? ये अच्छा से बन सकता है आराम से, बहुत बढ़िया से। चलिए एगो रीजनिंग, बस बस एगो रीजनिंग बना के दिखाई देते हैं। 74 नंबर, 74 नंबर रीजनिंग जो है बना के आप लोग को दिखाई देते हैं। एल माता है एम की, जितना कहा जाए बस उतना करना है। किसकी? एम की। तो एक पीढ़ी ऊपर, अब माइनस, मतलब फीमेल। ठीक, माता हो गई। फिर कह रहा कि एन पुत्र है एल का, एन जो है पुत्र है एल का, इसकी माता ही कौन सी है नहीं पता है, एल के बारे में पता है पुत्र है इसी का, तो मतलब इसका ही भाई हुआ। क्या नाम है उसका? एन, पुत्र है। ओके। यू भाई है भी का, यू भी इसमें नहीं, अभी इसको इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। रीजनिंग बनाने का सबसे सटीक तरीका, जल्दी अगर आपको बनाना है तो जितना कहे बस उतना ही करना है। सिर्फ जितना आज्ञा दे प्रभु श्री राम, हनुमान जी उतना ही काम करते थे, इसलिए कि जितना रीजनिंग करे सिर्फ उतना ही आपको बता करना है। तो इसका कॉन्सेप्ट अभी हम लोग को यू भी से कॉन्टेक्ट नहीं है तो उसको छोड़ दे, आगे बढ़िए। भी पुत्री है एम की, मिल गया ना, यहाँ पुत्री है एम की, तो एम एक पट्टी नीचे और माइनस पुत्री। फिर कह रहा है कि यू की भी पुत्री है, अब यू आ गया, यू भाई है भी का, यू कौन है? भाई है भी का, तो प्लस में हो जाएगा। ठीक, तो कह रहा है तब यू की माता कौन है? यू की माता कौन है? क्या पूछा? सही लिखे हैं? ओके, यस, बिल्कुल। ये देख लीजिए, हाँ, एल माता है एम की, एन पुत्र है एल का, यू भाई है भी का, भी पुत्री है एम की, और तब यू की माता कौन है? तो भी एल एम एन, तो बता दीजिए कौन है। अब इसमें डायग्राम जो बन गया इसमें बताइए माता कौन हुई? एक पिता है तो माता कौन है? बताइए जल्दी से, डायग्राम तो बता दिए हैं जी। अरे ये हुआ तो ये ना माता हुई जी, एम, क्या क्लियर है ना? ये दोनों भाई बहन हुए ना जी, तो यही ना माता हुई। आगे बढ़ते हैं, चलिए। हिमा दास, कौन कौन खेल से खेल आप लोग देखते हैं तो ध्यान रखिएगा। ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। कहेंगे सर हिमा दास का नाम काहे ले रहे हैं? तो देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि हिमा दास जिन्होंने 2019 के कलानाडो चेक रिपब्लिक में स्वर्ण पदक जीता है, संबंधित है तो किससे? तो एथलेटिक्स से, रनिंग में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, एथलेटिक्स से। इनको ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। ठीक है, डीएसपी है वर्तमान में, कौन सी हैं बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अच्छा ठीक है, साथ ही साथ है तो चलिए आगे बढ़ा देते हैं। क्या है? अनैक्षिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब और लार आना केंद्र के पार जाते हैं, हाइपोथैलेमस में, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में, पश्च मस्तिष्क में। क्वेश्चन नंबर 83, पश्च मस्तिष्क में।
पस मस्तिष्क में। कोई दिक्कत है? करा कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब व लार आना के केंद्र पर जाते हैं। किसके केंद्र पर? तो पस मस्तिष्क के केंद्र पर जाते हैं। इसका सबसे पिछला भाग जो होता है ना, सेरिबेलम व मेडुला ऑब्लागेंटा का बना होता है। इसका मेडुला ऑब्लागेंटा, ऑब्लागेंटा, ठीक है, मेडुला ऑब्लागेंटा का, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। सेरिबेलम जो है मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, और सबसे बड़ा भाग मतलब सबसे बड़ा भाग क्या हो गया? सेरिबेलम। बेलम, बेलना वाला आ गया कि हम नाम बेलवे करम, तो बेलम लग गया तो सॉरी, बेलम लग गया तो छोटा, अब ब्रम लग गया तो बड़ा, बम, ब्रम, बम। सेरिबेलम और सेरिब्रम में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो याद रखिएगा, ब्रम यानी बम लग गया तो सबसे बड़ा, और बेलम तो बेलना छोटा होता है। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। अच्छा, थोड़ा सा और देख लीजिए क्या पूछता है सेरिबेलम और सेरिब्रम में कार्य इनका क्या क्या है, वो पूछता है जी। इसलिए सोचे चलिए लिखवा ही देते हैं, सेरिबेलम और सेरिब्रम। क्या बोले? सबसे बड़ा भाग कौन है? सेरिब्रम, ये सबसे बड़ा भाग है, और सबसे छोटा भाग सेरिबेलम। यही ना बोले? इसका मुख्य कार्य है शरीर का संकुचन बनाए रखना। क्या बना, छोड़िए, शरीर का संकुचन बनाए रखना, ठीक, बनाए रखना, ठीक। सेरिब्रम का क्या कार्य है बताइए? सेरिब्रम का ज्ञान बुद्धि विवेक आदि का केंद्र है। ये किसका है? ज्ञान, ज्ञान बुद्धि विवेक, किसका केंद्र? इसका केंद्र कौन है? सेरिब्रम, ठीक है। एक पोन्स होता है, पोन्स, पोन्स जानते होंगे आप लोग, क्या करता है ये? रक्त संचरण नियंत्रित करता है, सॉरी, श्वसन दर, श्वसन दर, श्वसन दर जो है नियंत्रित करता है। अब मेडुला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग ही मेरुरज्जु बनाता है। मेडुला ऑब्लागेंटा, पस मस्तिष्क का पिछला भाग मेडुला ऑब्लागेंटा का बना होता है, और इसका पिछला भाग जो है मेरुरज्जु बनाता है, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओ तो राजधानी है, आयोग शहर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थित वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? ओके, वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है कौन सी स्थिति? क्वेश्चन नंबर 85। तो हमको लगता है कि दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ठीक है, दाब बढ़ाना और तापमान घटाना, ठीक है। क्योंकि दाब बढ़ाने गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, आप सबको पता होगा। वाष्प में बदलना डायरेक्ट उदरोत्पादन कहलाता है, हाँ? अच्छा, संघनन के लिए क्या आवश्यकता है? संघनन के लिए इसका उल्टा, मतलब ये वाला ऑप्शन, दाब घटाना और क्या बोलते हैं, सॉरी, ये संघनन के लिए है, ये दाब बढ़ाना और निच तापमान, ठीक है, निम्न तापमान और उच्च तापमान। ओके, आगे बढ़ा जाए। हो गया, चलिए। 85 के बाद यूरिया का उपयोग किया जाता है, उसके बाद नीचे है कुछ, अच्छा ठीक है, देख लीजिए। तो 86 नंबर क्वेश्चन, यूरिया का उपयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है बताइए? उत्प्रेरक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, कीटनाशक या उर्वरक के रूप में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जान लीजिए, यूरिया से रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछता है बिहार एसआई वगैरह में भी आज क्लियर कर देते हैं। बिहार वाला में यूरिया से रिलेटेड पूछता ही पूछता है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यूरिया का जितना क्वेश्चन है रिलेटेड, जो यूरिया से रिलेटेड पूछता है कि अमोनिया में बदल जाता है, पता है ना, इसलिए महकने लगता है, तो बता दे रहे हैं टोटल। यूरिया, यूरिया का सूत्र सबसे पहले पूछता है, NH2CO NH2 बड़ा बड़ा लिख रहा है, CONH2, ये आपको यूरिया का फॉर्मूला हो गया भाई साहब, NH2CONH2। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा
नाइट्रोजन की मात्रा पूछता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा आपको पता है कितनी होती है, 46%। 46%, ठीक है। उसके बाद पूछता है यूरिया से रिलेटेड कि यूरिया क्या है, तो याद रखिएगा पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक है। यूरिया जो है पूरा यूरिया के बारे में लिखा रहा है, ठीक है। पहला कृत्रिम क्या है, पहला कृत्रिम संश्लेषित उर्वरक, संश्लेषित उर्वरक है कौन, यूरिया। और वही बोलते हैं कि पेशाब जो है महकता क्यों है, तो यूरिया जो है अमोनिया में बदल जाता है। और इसको निर्मित किसने किया था, तो वोहलर ने, वोहलर ने, वोहलर ने निर्मित किया था, निर्मित किया था, वोहलर ने निर्मित किया था। अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि आपको एजोस्पिरिन जो है जैव उर्वरक का उदाहरण है, ठीक। एजोस्पिरजिलस, एजोस्परजिलस जिसको हम लोग बोलते हैं, सीधा सीधा कहिए ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर आपको है 91, हल्का हल्का दिख रहा होगा इसलिए इसको ऊपर ले लेते हैं। अच्छा आ गया, और बड़ा होगा क्योंकि ज़्यादा जरूरी है दिखना, उसके बाद नीचे कर लेंगे, ज़्यादा क्या दिक्कत है। पढ़िए 91 नंबर क्वेश्चन। संसद का संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो भैया मेरे 108 जाके एग्जाम पोर्टल वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिए करवाया हुआ है कि नहीं। जब बिहार पुलिस से 21,000 का अभी चल रहा था 391 वाला एग्जाम, तो आपको बता दे रहे हैं उस बोर्ड पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर ही बताया था, 2 वीडियो आर्टिकल का बनाया था, ठीक। अभी दरोगा के पे भी 2 और वीडियो बना दूंगा, जिससे छोटा ही छोटा 10-10 15-15 मिनट का, 20-20 मिनट का, उन चारों को मिलाकर एक आर्टिकल दरोगा में भी प्री और मेंस में बाहर नहीं आएगा। बिहार पुलिस में जितने आर्टिकल आए हैं उन 2 वीडियो से आए हैं, आप देख लीजिएगा। ग्रामर जो बताया हुआ है वहीं से आए हैं। ऐसे ही पूरा डिटेल में अगर आपको जानना है, पूरा बिहार एसएससी का सेट प्रीवियस ईयर और प्लस में 10-12 आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से सेट बिहार एसएससी का 10+2 का, जिसमें टोटल लगभग 50 से 55 सेट आपको हो जा रहे हैं, वो एग्जाम पोर्टल के ऐप पर जाना है और परचेज करना है। दाम रखा गया है मात्र 49 रुपये। 49 रुपये में 50 को सेट, 1 रुपये, 150 सेट समझ लीजिए। एज ए स्टूडेंट हम सोच रहे हैं कि अगर हम खरीदते हैं तो कैसा, उस टाइप का, ठीक है। 108, 110 में कौन सी है बताइए, बता दीजिए। संयुक्त अधिवेशन कब होता है, पूछता है, तो केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में ही होता है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन कब आएगा, केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। संयुक्त अधिवेशन कहाँ से लिया गया बता दीजिए, कहाँ से लिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा रहा है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति जो बुलाते हैं वो 3 स्थिति में बुलाते हैं। राष्ट्रपति जो बुलाते हैं वो 3 स्थिति में बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। कब कब बुलाते हैं, कब कब बुलाते हैं। पहला, यदि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन में ने जो है अस्वीकार कर दिया हो, पहला हो गया, ठीक है, कि पहला सदन पारित है, दूसरा जो है इसको अस्वीकार कर दिया, तब बुलाया जाएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन आपका ये है कि यदि विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के संबंध में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो, ठीक है। और यदि तीसरा जो है, तीसरा नंबर क्या है, कब आएगा, कि दूसरे सदन ने विधेयक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने पूरे होने तक विधेयक को पारित किया ही नहीं है, ठीक है, तब जाके संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, तीनों स्थिति में, ठीक है। पिंक सारथी योजना किस राज्य में शुरू किया गया, 92 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। पिंक सारथी योजना, योजना याद रखिए, राज्य स्तरीय योजना पूछता है जी, ठीक है। अच्छा, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, कब नहीं बुलाया जाता है, ये बड़ी पूछता है। जैसे हम बोले
कि 3 स्थितियों में राष्ट्रपति बुलाता है, और 2 और आपको बताया कि वित्त विधेयक और साधारण विधेयक में। तो पूछेगा कि इनमें से किस स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं है, तो किसमें जरूरी नहीं होता है, तो आपको धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामलों में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि आप सबको पता है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश होता है। ठीक है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष तो उसी में से एक सदस्य को चुना जाता है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली संस्था सेबी बता चुके हैं। सेबी के बारे में बता चुके हैं ना, है? इसका फॉर्मूला, मुख्यालय और स्थापना बहुत बार पूछता है बाबू सेबी का, याद रखिएगा। सेट नंबर 7 या 8 में बताया है, सेम क्वेश्चन आया है, इसीलिए बोल रहे हैं सेम हूँ बहु क्वेश्चन आया है। तो प्री में था, ये मेंस में भी आया है, समझ गए? हो सकता है 2015 का प्री में पूछा था, 2020 के मेंस में आ गया, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर करना बीएसएससी का बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है, लगता है अगले साल न्यू ईयर के शुरुआत में ही आपको एग्जाम ले लिया जाए, सरप्राइज सरकार की तरफ से रख दिया जाए, समझ गए? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? और ये इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 12 अप्रैल 1900 कब किया गया था बता दीजिए? 12 अप्रैल 1988, 12 अप्रैल 1988 को इसकी जो है स्थापना करी गई थी। लेकिन इसको वैधानिक मान्यता कब दी गई थी वो इम्पोर्टेंट है, तो वो 30 जनवरी 1992 को, 1992 को। ठीक, मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, मुंबई में है। और क्या बताया? सिक्योरिटी, क्या बोले? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखने का जरूरत है। विश्व खाद्य संरक्षण दिवस बता दीजिए, बता दीजिए। 7 जून, 5 जून को आपको क्या बताए थे हम? 5 जून को क्या बताए थे? और उसके 2 दिन बाद विश्व खाद्य संरक्षण, पर्यावरण ठीक रहेगा तब ना खाद्य संरक्षण होगा। 16 अक्टूबर है, 29 अगस्त है, 5 जून है, तो 5 जून को तो बता दिए। 29 अगस्त को क्या होता है बता दीजिए? राष्ट्रीय खेल दिवस। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार 29 अगस्त, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, 16 अक्टूबर को बता दीजिए विश्व खाद्य दिवस। खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है पता है ना? खेल दिवस जो है किसके, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके पे मनाया जाता है 29 अगस्त को? मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनके जन्म दिवस पर। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है वो बता दीजिए आप लोग। सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है वो बता दीजिए। मैं उत्तर की दिशा में, कैरम, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो विषम शब्द कैरम हो जाएगा। तीनों में 11-11 प्लेयर होते हैं, इस टाइप का करके हैं। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर जिन्हें आप तरीय रुपये बाजारों पर टास्क फोर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 2020 का क्वेश्चन है। आगे बढ़, भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में, हाँ ये ठीक है। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ बता दीजिए, कब? इसका हो जाएगा, हाँ ठीक, उषा थारोट, उषा थारोट। ठीक है, उसमें का करंट का था इसलिए नहीं बताए थे। भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, और भूटान इसमें शामिल हुआ था 1971 में। सबसे लास्ट में शामिल होने वाला देश कौन है बता दीजिए? सबसे लास्ट में शामिल होने वाला देश कौन है, जिसको 193वां सदस्य बोलते हैं, 193वां देश बोलते हैं, क्या नाम है उसका? चलिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, पता है ना? वेटिकन सिटी है ना जी, 193वां वेटिकन सिटी, सही बोल रहे हैं हम। भारत की निम्नलिखित में कौन सी नदी दरार
मतलब भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, तो नर्मदा। और इसके साथ में कोई है? निकलती कहाँ से है जी? अमरकंटक से। सोन भी वहीं से निकलती है, लेकिन इधर आती है और पश्चिम जाती है नर्मदा में। गंगा के बारे में तो पता ही है, कावेरी कृष्णा आपको पता ही है, हैं? आगे बढ़ा जाए। नर्मदा और ताप्ती जो है ज्वारनद मुख, यानी कि भारत की यही दो नदियां हैं जो ज्वारनद मुख यानी एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। बाकी जितने हैं सब लगभग डेल्टा का निर्माण करते हैं। पूछता है बार बार अधिक बार, मतलब 5 स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के बारे में, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 7 स्टार लगा दीजिए, 10 स्टार लगा दीजिए, हजारों स्टार लगा दीजिए। एस्चुअरी का निर्माण कौन कौन करती है? तो नर्मदा और ताप्ती करती है। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं। अच्छा, यहां पर पेच फंस जाता है। एक वो पूछेगा दक्षिण गंगा, एक में खाली दक्षिण की गंगा। तो जब दक्षिण गंगा काके की नहीं रहेगा, देखिए आप लोग को आज क्लियर कर देते हैं। गोदावरी, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। कावेरी, ठीक। यहां लिख दीजिए दक्षिण गंगा, यहां लिख देते हैं दक्षिण की गंगा, ठीक। चलिए एक और यहां नीचे लिख देते हैं वृद्ध गंगा। कावेरी में पहला अक्षर क्या है? का। अब इसमें क्या है? काके की कहाँ है? ई वाला में। मैंने का के की रहा तो कावेरी, दक्षिण की तो कावेरी। अब खाली ऐसे रहेगा तो गोदावरी। अब वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही बोला जाता है। अब कहिए, अब कहिए। और ताप्ती और नर्मदा दोनों गिरती हैं कहाँ? अरब सागर में, याद रखिएगा। लूनी तो आप लोगों को पता है, गुजरात के कक्ष में जो है ये हो जाती है लुप्त। कौची बोले? काके की तो काके की वाला में जाएगा, काके की तो काके की वाला में जाएगा। मतलब दक्षिण की तो कावेरी, और केवल दक्षिण तो गोदावरी। अगर इसके बाद गलत हुआ तब बताएंगे, अब गलत तो नहीं होगा। इससे इजी कंफ्यूजन क्लियर हो ही नहीं सकता। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिखाई दे रहा है? ठीक, क्या है? निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? नजर आ रहा है कि और थोड़ा बड़ा कर दे? ठीक, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष पूछ रहा है। तो क्वेश्चन कब पूछा गया था? 2020 का क्वेश्चन है। उस समय के सिवन थे, अभी एस सोमनाथ हैं। सही है ना जी? एस सोमनाथ ही थे ना? ठीक है, एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर नवीकरणीय है? एक देख लीजिएगा, 4 को वर्ड में घुमा घुमा के बोलते रहता है, चीजवा एक ही रहता है। उसी में आप लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। आज क्लियर है, ये भी कर देते हैं जैसे नदी का किए। ठीक, नवीकरणीय। ओके, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। दे देगा कि कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय है, कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत है, कौन ऊर्जा का परंपरागत है, कौन नवीकरणीय है। तो यहाँ पर जो है गैर नवीकरणीय कोयला हो जाएगा, क्योंकि जल विद्युत और पवन जो है नवीकरणीय है। जैव नवीकरणीय का मतलब क्या होता है सर? गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि वैसा जो सीमित हो, वैसा भंडार जो सीमित हो और जिसका बार बार यूज नहीं किया जा सके, वो गैर नवीकरणीय हो जाता है। ठीक, और नवीकरणीय कौन हो जाएगा? जो असीमित हो और जिसका बार बार और हम यूज कर सके, जैसे पवन है, सौर ऊर्जा है, जल विद्युत है। असीमित है, हम उसका बार बार यूज कर सकते हैं, और उसको बोलते हैं नवीकरणीय। तो इतना याद रखिएगा, गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय तो आप समझ लिए। तो गैर नवीकरणीय जो है ना, उसी सबको बोला जाता है परंपरागत, और जो नवीकरणीय है जैसे जल विद्युत सौर पवन, इस सबको बोला जाता है गैर परंपरागत। मतलब अगर यहाँ पर गैर नवीकरणीय करके पूछ देता कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो कोयला होता। ठीक, और गैर परंपरागत कहता तो ये तीनों होता। समझ में आ रहा ना?
तो याद रखिए कि गैर नवीकरणीय वो हो गया जो सीमित है भंडारण, जैसे ये सीमित है कोयला, और जिसका हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, ठीक। और इसका जो है गैर परंपरागत जो है इसका हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको नवीकरणीय बोलते हैं। जैसे पवन हो गया, है ना, ये जल विद्युत हो गया, आपको सौर ऊर्जा हो गया, इस टाइप का करके, इस टाइप का करके। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए सर। 106 नंबर क्वेश्चन करा कि आई डू व्हाट आई डू। थोड़ा बड़ा कर दें क्या? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। गैर परंपरागत, परंपरागत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय बहुत कंफ्यूज करता है। उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि बिहार एसआई तक क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पीटी में भी पूछता है उससे। आई डू व्हाट आई डू, माई कंट्री माई लाइफ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इम्परफेक्ट जो है ये लिखा हुआ है आपको संजय मांजरेकर। आई डू व्हाट आई डू, माई कंट्री माई लाइफ किसका है? तो ये जो है ये हो जाएगा सी, और दूसरा जो हो जाएगा डी। सही है क्या? हाँ? क्या डाल दिया मैंने? हाँ ठीक तो है। मतलब क्या आया? पहला का सी, पहला का सी देखिए, ओ एक ही को है तो मार दीजिए ना, क्या कोई दिक्कत? देखिए ज़्यादा देखने का जरूरत नहीं है। हम मिलाए आई डू वाट आई डू से रघुराम राजन, पहला का सी, तो पहला का सी, बाकी मिलाने का भी ज़रूरत नहीं था, लेकिन मिला के आप लोग को बता दिए कि माई कंट्री माई लाइफ आपको एल के अडवाणी यानी लाल कृष्ण अडवाणी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, है ना, और इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर। क्लियर है? रघुराम राजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। लाल कृष्ण अडवाणी जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग जानते ही हैं। संजय मांजरेकर पूर्व क्रिकेटर थे, अभी एक बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, कमेंट्री अच्छा करते हैं वो भी, ठीक है। अब देख लीजिए, हाँ रीजनिंग आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 109 नंबर में क्या कह रहा है? 109 नंबर में कह रहा है कि इंसुलिन तथा ग्लूकोगॉन जो है हार्मोन, क्या, इंसुलिन तथा ग्लूकोगॉन हार्मोन शरीर में किसे स्रावित होता है? अमाशय, अग्नाशय। हम्म हम्म ग्लूकागॉन हार्मोन तो सोचना ही नहीं था, इंसुलिन तो पता है कहाँ से होता है, अग्नाशय के बीटा सेल से ना, अग्नाशय के बीटा सेल से। सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? और बताइए। अच्छा, बीटा से तो हो गया, कौन कौन? ये भी जो है इंसुलिन के साथ आपको ग्लूकोगॉन, ये भी बीटा सेल से ही होता है। एक गामा सेल से भी होता है, उसको क्या बोलते हैं? सोमैटो, सोमैटोस्टैमिन। वो जो है गामा से, किससे? गामा से, सोमैटोस्टैटिन, ऐसे देखिए, ऐसे लिखा रहेगा, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन, ठीक है। ये आपको गामा से, किससे? गामा, गामा सेल से, अग्नाशय के, ये भी अग्नाशय से ही निकलता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। यकृत तो आप लोग को पता ही है, सबसे बड़ा ग्रंथि, पता है ना? अच्छा, इंसुलिन की अधिकता से ब्लड शुगर और कमी से कौन से रोग होती है आपको पता है, ठीक है। चलिए, पेसो, 112 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, नजर आ रहा होगा। पेसो लिखवाया हुआ है जी, कोई दूसरा क्वेश्चन आया था, अब डायरेक्ट लिखवाए हैं, डायरेक्ट लिखवाए हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, कि पेसो जो है फिलीपींस का मुद्रा है, ठीक है। पेसो जो है फिलीपींस का मुद्रा है। कतर की राजधानी दोहा, सीरिया की राजधानी दशमेक, मालदीव की राजधानी माले, पता है ना। और फिलीपींस का राजधानी मनीला। यहाँ पे एडीबी बैंक का मुख्यालय यहाँ ही है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक का। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मनीला में ही स्थित है, जो फिलीपींस की राजधानी है। मुद्रा हो गया पेसो। कतर की राजधानी कहाँ बोले? दोहा। इसका लिखवाया हुआ है, पिछले सेट में जाके आप लोग देख लीजिएगा, उसका इन सब का लिखवाया हुआ है, राजधानी प्लस क्या बोलते हैं, मुद्रा। सीरिया का क्या होता है? दमशिक, दशमिक,
ठीक है। और मालदीव का तो माले पता ही है आप सबको। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर के बाद क्वेश्चन आ जाता है आपको, 13 अक्टूबर को किसने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था? अच्छा ये करेंट है। 14 नंबर तो भाषा में रिजल्ट, 15 नंबर, 16, 18, चलिए 15 से देखते हैं जहाँ तक दिख जाए। 15 नंबर कहता है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा, ये बताया हुआ, बताइए तो फटाक से, बिना देरी किए बताइए फटाक से, बिना देरी किए, तो क्या हो जाएगा? रेयॉन। कोई दिक्कत है किसी को? मानव निर्मित कह रहा है जी, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था वो क्या था? रेयॉन। रेयॉन सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार के फलस्वरूप प्राप्त होता है जी, सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार के फलस्वरूप प्राप्त होता है। कौन? रेयॉन। ऐसा जो निर्मित वस्त्र होता है ना, रस से रेयॉन याद रखिएगा, और रेशम जैसा, रस से रेयॉन और रस से रेशम, रेशम जैसा चमक भी होता है, ठीक है। इन माजिब किस रोग की पहली दवा है? अच्छा नायलॉन का निर्माण बताना। वस्त्र उद्योग, टायर उद्योग आदि में रेयॉन का उपयोग किया जाता है। वस्त्र उद्योग में अभी बताया चमकीला होता है रेशम जैसा, और टायर में, टायर में, ठीक है, वस्त्र और टायर में, ठीक। नायलॉन के बारे में बताइए। डब्ल्यू सी कैरोथर्स, डब्ल्यू सी कैरोथर्स ने नायलॉन का किया था, क्योंकि नायलॉन से भी रिलेटेड पूछता है, और ये नॉलन एक पॉलीएमाइड है, मालूम है आप सबको। इनमाजेब, इनमाजेब किस रोग की पहली दवा है? कोरोना, इबोला, खसरा, मरासमस, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 90% लोग फंस जाते हैं ऐसा वाला, क्योंकि कहाँ से पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस पते नहीं है। तो अगर फिर से पूछ देगा तो कैसे बताइएगा? फिर से पूछ दिया तो कैसे बताइएगा, बस हमको इतना बता दीजिए। फिर से पूछ देगा तो कैसे बताइएगा कि इबोला का है? जब पढ़िएगा तब ना प्रीवियस ईयर, इसीलिए बोलते हैं कि पढ़ना पड़ेगा बाबू, बिना पढ़े कोई सुनवाई है? इनमाजेब और इबोला एक ही टाइप का, दोनों के आगे ई लगा हुआ है तो याद रखना है, ठीक है। इनमाजेब जो है इबोला का पहली दवा है, इबोला बीमारी का। खसरा भी वायरस के कारण होने वाला रोग है, बताइए आपको। राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाइए, सजाइए तो सही क्रमवार कौन सा है, सजाइए। चलिए हम इतना बता दे रहे हैं, मणिपुर, मिजोरम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बहुत ये तो पता है। मिजोरम के साथ पहले बता चुके हैं, या मणिपुर का जो भी है, ठीक है। चलिए बताइए। मणिपुर, फिर किसका लिखे हैं? मिजोरम, ठीक है। जैसे मणिपुर है तो इसका बताए हुए थे ना, 21 जनवरी 1972, इसलिए सबसे पहले हो गया। फिर मिजोरम का ले लीजिए, तो मिजोरम को आपको 20 फरवरी 1987, ठीक है। उसके बाद क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब तो आपको पता होगा जी। 1 नवंबर 2000, सही है ना। और तेलंगाना 2 जून 2014, किसको किसको याद है? आप लोग कमेंट में सबका राज्यपाल और मुख्यमंत्री लिखिए, चारों का, चारों का राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य। देखते हैं कितना लोग अपडेट हैं, कितने लोग अपडेट हैं ये देखना है मुझे। चारों का लिखिए सभी लोग, चारों का लिखिए, एकदम लिखना ही लिखना है। अगर आप BSSC 10+2 जितना भी लोग फॉर्म भरा है, अगर इससे लेकर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जरा सा भी, तो पूरा लिख के बताइए। ये चारों स्टेट का मुख्यमंत्री और राज्यपाल और प्लस में इनकी राजधानी, ठीक है। अब आ जाइए, जंतुओं में होने वाला फुट माउथ रोग किसके कारण होता है? तो ये तो विषाणु होता है, वायरस, वायरोलॉजी, लिवियन हॉक, है ना। कवक माइकोलॉजी, और वो तो फाइकोलॉजी पता ही है आपको, जीवाणु बैक्टीरियोलॉजी। एक होता है एथलीट फुट, क्या होता है? एथलीट,
एथलीट फूड जो होता है ना, ये कवक के कारण होता है, इसलिए यहाँ इसको साइन किए हैं। कवक के कारण होता है एथलीट फूड। ठीक, सही है। हैजा, टीबी, प्लेग, गोनोरिया, सिफिलिस, कुश, टाइफाइड, टेटनस, डिप्थीरिया, ये सब जीवाणु से होता है। समझ गया। अच्छा, दांत, खाद, खुजली, ये सब किससे होता है? ये भी कवक से ही होता है ना। अब पोलियो, खसरा, मेनिंजाइटिस, चेचक, जुकाम, ये सब वायरस से होता है। अब मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए, कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड। ये एकदम 5 स्टार लगा लीजिए, पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि हर एग्जाम में आइए जाता है क्वेश्चन। ठीक। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, हाँ ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, बता दीजिए। इसको बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद नाइट्रस ऑक्साइड ऐसी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है जी, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद ग्रीन हाउस गैस में N2O भी आती है। कहाँ गई ये? N2O इसका फुल फॉर्म होता है इसका। ठीक, ठीक है। हाँ बताइए, 122 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। ठीक है, अब कहिएगा कि सर ये है क्या? आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, एक वो आईजीडी भी होता है। ठीक, किसको? तो इसका मतलब हो गया अल्फा, इसका मतलब हो गया गामा, इसका मतलब हो गया म्यू, इसका मतलब हो गया आपको एप्सिलॉन। साफ साफ लिखा हुआ है। क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी इसको बोला जाता है। तो प्रतिरक्षी का प्रकार है ये। और किसको क्या बोलते हैं? जैसे प्रतिरक्षी का प्रकार में आई जी जी, तो बड़ा वाला को इंडिकेट किया जाता है हमेशा। ठीक, तो इससे होता है गामा, याद रखिएगा। ठीक, आपको है आई जी ए, तो ये अल्फा है, ऑलरेडी बता चुके आपको। आई जी एम में वो मिलेगा, ऑप्शन में है ना, बड़ा होगा दिखेगा। जिसको ये किया हुआ है वो बड़ा, उसी को इंडिकेट करके ये सब किया जाता है। म्यू हो गया, म्यू हो गया। उसके बाद आपको मिल रहा है आई जी ए, लिखने का जरूरत नहीं है, ये तो है ही है, इसको यहीं पे लिख दे रहे हैं अल्फा, अल्फा। ठीक है, अल्फा। अब है ऑप्शन में आई जी ई, आई जी ई, ये एप्सिलॉन, क्या बोले थे इसको हम? एप्सिलॉन, एप्सिलॉन। उसके बाद एक आई जी डी होता है। तो आई जी डी का मतलब क्या होता है सर? आई जी डी का मतलब होता है डेल्टा, ये लीजिए। अच्छा, इसको तो बोल दिए हम लोग प्रतिरक्षी के प्रकार। इन सबको क्या बोलेंगे? इन सबको बोलेंगे उपस्थित भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये, क्या है? पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। ठीक है, श्रृंखला। ठीक है, चलिए करिए, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं क्या है। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध करवाने वाली योजना है। ओके, महिला समृद्धि योजना, ये कुछ पूछना है, ताकि जनधन योजना में तो लगभग सब लोग आ जाता है। सेतु भारत योजना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की योजना है ये। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अभी कौन है मंत्री, बता दीजिए। ठीक है, बता दीजिए, बता दीजिए। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना में पढ़ना होगा? आ जाइए, खत्म है अब धीरे धीरे। किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक, यहाँ ये ओके 126, क्वेश्चन नंबर 126 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। किस प्रधानमंत्री द्वारा? फटाक से बताइए तो, किस प्रधानमंत्री द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में? तो वो हैं माननीय पीवी नरसिम्हा रॉय। 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992, मालूम है आप सबको क्या क्या हुआ था इसमें? बता दीजिए फटाफट, क्योंकि प्रीवियस ईयर में बताया हुआ है। हाँ,
जो कि sorry, क्या बोल रहे हैं हम, 1985 में 52वां संविधान संशोधन हुआ था, जो राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। दल बदल, 10वीं अनुसूची ना, अभी 11वीं और 12वीं अनुसूची पीवी नरसिम्हा राव के काल में। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। राजा रवि वर्मा, देख लीजिए, हु बहू एकदम क्वेश्चन आया है मेरे बाबू, हु बहू क्वेश्चन आया है। पिछला सेट में आप जाके देख लीजिएगा, पीछे वाले सेट्स में आपको मिलेगा क्वेश्चन कि राजा रवि वर्मा कौन थे। तो एक चित्रकार थे। अब इनको क्या क्या चित्र बनाने में निपुण थे, कौन कौन सा मतलब चित्र बनाया था, आप सबको बहुत अच्छे से बता चुके हैं। शकुंतला, नम दमयंती, बहुत अच्छा अच्छा। ठीक है, रावण और जटायु के बारे में, वीणा बजाती हुई स्त्री, लक्ष्मी सरस्वती, अहिल्या, स्टोलिन इंटरव्यू, रंभा, वियोग, तारा देवी, ये सब इनकी पेंटिंग्स हैं, कृतियां हैं राजा रवि वर्मा की, जिनका भी मैंने नाम लिया। विशेषकर हिंदू महाकाव्य और धर्म ग्रंथों पर ये चित्रकारी, उनके पात्रों का चित्रकारी करते थे ये। ठीक है, इनकी कृति होती थी। ठीक है, इन्होंने चित्रण किया है। ठीक है, पंजाब में भूमि क्षति का प्रमुख कारण है अतिचारण, अति सिंचाई। भूमि क्षति का कारण, प्रमुख कारण क्या है? अति सिंचाई, जरूरत से ज्यादा। अति बहुत खराब होता है। ठीक, जैसे अति सुंदरता तो ज्यादा खराब है, कोई बहुत ज्यादा बोलता है वो भी खराब है, फालतू बात बनाते रहता है तो काम का बात कम करके, तो वो भी खराब है। अति कुछ भी होता है तो खराब है, घमंड अति ज्यादा हो जाता है तो वो भी खराब है। अति कुछ भी होता है तो वो खराब है, याद रखिएगा। पंजाब हरियाणा जैसे में अधिक सिंचाई की वजह से अत्यधिक सिंचाई हो जाती है, इसलिए वहाँ काम हो जाता है खराब। समझ गए? इसलिए काम हो जाता है वहाँ खराब। ठीक है, हो गया 130 नंबर। आगे बढ़ा जाए। देखिए क्या 134 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ठीक है, एम के गांधी, वल्लभ भाई पटेल, बी आर अम्बेडकर, ए एम मालवीय। ठीक, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से एकदम। कौन थे जिन्होंने तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वन एंड ओनली डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 में हुआ था। कांग्रेस इसमें 1900 कितने में आई थी? 31 में। और उसकी ओर से कौन थे? गांधी जी। ठीक, और तीसरे में कोई नहीं था, जो हुआ था 1932 में। ठीक है, 1932 में सिर्फ एक ही इंसान थे भारत के, जो बी आर अम्बेडकर थे, क्योंकि कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया था जी तृतीय गोलमेज सम्मेलन का। अच्छा, तेज बहादुर सप्रू जो थे वो भी तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे। गांधी जी ने तीसरे सम्मेलन का जो है बहिष्कार किया था। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये लोग तीनों सम्मेलन में थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ा जाए। संचालन निम्न को कौन सा सम्मिलित नहीं है? संचालन समिति जीवी मावलंकर। अरे यही तो गलत है जी, यही तो गलत है, बाकी सब तो ठीक है। मतलब ऑप्शन के हिसाब से आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। कह रहा है कि कौन सा युग्म सुमेलित, एग्जाम में क्या करता है लड़का, यहीं पर गलती होता है। क्या गलती होता है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है, नहीं दिखाई नहीं देता उसको प्रेशर में, फटाफट देखता कि ओह। ठीक है, तो कौन मारे तीनों तो सही लग रहा है। पूरा तो पढ़ लो मेरे भाई, कि लास्ट में दिया है कि नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जीवी मावलंकर, यही गलत है, क्योंकि प्रांतीय सरदार पटेल, प्रारूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, संघीय संघति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो आपको थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है,
हो गया, बाकी सब मिला लीजिए। अब भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई, बता दीजिए। अब भारतीय ध्वज को अपनाया कब गया था जी, बता दीजिए। भारतीय ध्वज को अपनाया कब गया था, ये भी बता दीजिए। भारतीय ध्वज का जो है संहिता जो है 2002, ठीक है। ध्वज का इसमें प्रावधान है कि ध्वज सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच फहराना चाहिए, विशेष अवसर में रात्रि में भी ध्वज फहराते हुए और उतारते समय बिगुल की आवाज़ बजना चाहिए या आना चाहिए, ठीक है। ये सब ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। ध्वज केवल राष्ट्रीय चक्र के अवसर राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर ही या राष्ट्रीय शोक पर आधा झुकाया जा सकता है। केवल राष्ट्रीय शोक होगा तब उसको आधा झुकाया जाता है, और फहराया कब जाता है आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। कुछ भी अलग से लिखा और छापा हुआ नहीं होना चाहिए ध्वज पर, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं मैदान में क्रिकेट हो रहा है तो चलिए इंटरनेशनल मैच वगैरह में तो सारे खड़े होते हैं, गांव देहात में देखिएगा कि बोला जाएगा, बार बार अनाउंसमेंट किया जाएगा कि जितने भी लोग हैं खड़े हो जाएं, तो कुछ महाजसा लोग आराम से, अरे भाई समझो, इसी के लिए कितने लोग जाने देते हैं, जान देने से पहले सोचते भी नहीं हैं हमारे देश के जवान, ठीक है। इसी तिरंगे के लिए सिर्फ एक ही कसम खा के निकलते हैं घर से, ठीक है। पता है ना वो विक्रम बत्रा का डायलॉग, कितने क्या बोला था उन्होंने कि या तो इसी तिरंगे या तो बर्फीली चोटी पर इस तिरंगे को लहरा कर आऊंगा या इसी तिरंगे में लपेट कर वापस आऊंगा, ठीक है, लेकिन आऊंगा जरूर, है ना। चलिए, उनका कोड नेम था ये दिल मांगे मोर। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019 से पुरस्कृत किया गया था, राजेंद्र कुमार जोशी। करंट वाला आप लोग याद करके रखिएगा। करंट सोचा जा रहा है द एग्जाम पोर्टल की ओर से कि डेली, अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर में जो है आपको अक्टूबर में 2023 से 2024 के बीच एक एक महीना का करवा दिया जाए डेली सुबह में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा, इच्छा जाहिर कीजिएगा तो जरूर चालू हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रवासी भारतीय सम्मान 2019, ओ ये तो हो गया। शब्द नाल का दर्पण प्रतिबिंब चुनिए, हाँ अब ठीक है। नाल तो ये दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, एल लिखा हुआ ना, तो चलिए एल लिख दिए। उसके बाद ए कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। एन कैसे लिखाएगा, ऐसे होगा, सही है। कौन वाला है देखिए तो, ये वाला मिल रहा है। अब 1 घंटा लेकिन सोचते रहा है कौन होगा कौन होगा कौन होगा। दर्पण प्रतिबिंब का रहा है जी, तो इधर से ये है पहले, तो इधर से इसको दर्पण में पहले कर दीजिए। ये तो एन से लिखिए या एन से लिखिए, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिख दिए। एन क्या था, इसको उल्टा कीजिए, एन वाला के नीचे, तो बस खाली एन से एन लिखे हैं, हम एन से एन लिख दिए, बस। अब मिल गया किससे, सी से, ठीक है। चलिए, ऐसे ही तो बनाने का बताया जाएगा जी, अगर ढंग से आप लोग करेंगे तो, साथ देंगे तो, ठीक है जी। ये आप लोग पर डिपेंड करता है, इसलिए बोलते हैं कि लास्ट तक देखिएगा, लास्ट में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, साइंस वाला खास करके क्वेश्चन लास्ट में ही देता है। निम्नलिखित में कौन सा रोग विषाणु से होता है, बताइए। अभी ये बताए थे, अभी ये बताए थे, नाम लिए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, टाइफाइड आपको जीवाणु से होता है ना। वेरियोला वायरस से होता है जी, वेरियोला वायरस से, किससे होता है, वेरियोला वायरस, वेरियोला वायरस से, ठीक है, ठीक है। सिफिलिस हो गया, टाइफाइड हो गया, ये जीवाणु से, मलेरिया प्रोटोजोआ से, आप लोग को तो पता ही है। बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। कहीं कहीं अथिया में लिखल रहेगा पैथोलॉजी, देखिएगा वो बीमारी का अध्ययन करके बैठा हुआ है, इसीलिए पैथोलॉजी, पैथोलैब्स ये सब करके लिखता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समाप्ति की ओर पर है हम लोग इस सेट में, ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है बिल्कुल भी।
चलिए अंतिम हो गया। अंतिम में क्या है देख लेते हैं, कौन कौन सा क्वेश्चन है। 142 है, 3 इधर है, एक वो है, हाँ 5 है, 5 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 3 तो यहीं पर है, तीनों बड़ा करते हैं, आपको अच्छे से दिखेगा। चलिए ओके, यही तीनों हैं लगातार। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, कोई दिक्कत है? इस पर्वत यूरोप में क्या यूरोप में है, कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। आल्प्स जो है वो यूरोप में है, ठीक है। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है जी? इंडो ग्रीक, यस इंडो ग्रीक। गंधार कला शैली किसका मिश्रण है? इंडो ग्रीक। कुषाण काल के समय इसकी उत्पत्ति हुई है जी। गंधार कला की उत्पत्ति जो हुई है कुषाण काल में हुई है। कब हुई है? कुषाण काल में, ठीक है जी। अच्छा इसके साथ साथ आप लोग ये भी जान लीजिए कि मथुरा कला की जो उत्पत्ति हुई थी ना, वो भी कुषाण काल के टाइम ही हुई है, मथुरा कला की, ठीक है। महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के तहत बनाई गई, लेकिन अधिकतम मूर्ति गंधार शैली के तहत बनाई गई है, ये बात याद रखिएगा। इसमें कोई किसी को दिक्कत है? पहला मूर्ति अगर पूछेगा महात्मा बुद्ध का, प्रथम मूर्ति पूछेगा तो मथुरा कला, और बाकी सब या अधिकतम तो गंधार कला, ठीक है। 0.9 ग्राम जल में कितने मोल हाइड्रोजन और कितने मोल ऑक्सीजन होंगे बताइए? 6.022 इंटू ऑप्शन नंबर बनाना पड़ेगा, ठीक। H2 साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, लखनऊ समझौता, मुस्लिम लीग रोल एक्ट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अगर मार देते हैं तो गलत है क्या बताइए तो? आप ही लोग जैसा ये करके हम मारे हैं, कब कब हुआ बता दीजिए। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में नरम दल और गरम दल का एकीकरण हुआ था, और मुस्लिम लीग से भी समझौता हो गया था उसमें, नहीं 1916 में। आरसी मजूमदार थे ना जी, कौन थे बताइए? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने करी थी, उसके विरुद्ध में, जलियांवाला बाग के विरुद्ध में। अब 1 अगस्त 1920 को जो है, ये अगर कहे शुरुआत किसके टाइम पे हुआ था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड, और बंद किसके काल में हुआ था असहयोग आंदोलन, तो लॉर्ड रीडिंग 21 से 26 का कार्यकाल है। एकलौता यहूदी वायसराय है, ये याद रखिएगा। उसके बाद साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को भारत आया था, ठीक है। अब 8 नवंबर 1927 को उसका गठन किया गया था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था। ये डेट विथ, ये सब पूछता है विथ डेट, इसलिए हम बार बार बक रहे हैं विथ डेट, इसीलिए आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कहाँ रह गया? लास्ट अंतिम वाला क्या है देख लेते हैं। उसके बाद ये तीसरी रेवा खंडे हो जाएगा सेट नंबर 10 का। किस घटना से हाथ होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि? अभी तो बताए, जालियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। गांधी जी ने कैसरे हिंद की लड़ाई थी, और जमुना चौरा चौरी कांड जो एक हुआ था ना, चौरा चौरी कांड जो एक हुआ था, चौरा चौरी कांड जो एक हुआ था, वो आप सबको हम बता दे रहे हैं कि चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो 5 फरवरी 1922। उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, उसमें भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो 5 फरवरी 1922 जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, उसी से गुस्सा होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ये है सेट नंबर 10 का आंसर की रीजनिंग और मैथ बनाएंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो हो गया होगा। तो ये था आपका सेट नंबर 10। तो ऐसे ही हम लोग करते करते डेली एक एक सेट पढ़ते पढ़ते बीएसएससी का टोटल प्रीवियस ईयर खत्म कर लेंगे। उसके बाद आगे देखा जाएगा प्रैक्टिस सेट। जैसे एग्जाम आएगा, एग्जाम के टाइम पे आपको 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन, 5000 क्वेश्चन ऐसा करके मैराथन भी करवा दिया जाएगा कि छूटेगा नहीं। फिलहाल आपको यहीं से मैक्सिमम 60% देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर प्लस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, 60% के आसपास बिहार एसएससी में, ठीक है। तो उतना में तो रिजल्ट हो ही जाएगा।
इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। और ऐसा ही पूरा डिस्कशन डिटेल के साथ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं पीडीएफ में, तो चले जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए द एग्जाम पोर्टल ऐप, और वहाँ से उसमें आपको 49 रुपये की कीमत में मिलेगी 50 से आसपास, 50 से 55 आसपास प्रैक्टिस सेट, जिसमें पूरा प्रीवियस ईयर प्लस में 10 से 12 ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट, क्योंकि एग्जाम जो होगा टीसीएस लेगी ऑनलाइन, इसलिए ऑनलाइन टेस्ट लगाना जरूरी है। मॉक अब ऑफलाइन वाला छोड़ दीजिए, ऑनलाइन ही लगाइए। तो एग्जाम पोर्टल पर आपके लिए उपस्थित है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।